अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मल्टीपल रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं अफगानिस्तान में, जिनमें 7 टीटीपी और दाइश के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं उनको एनालाइज करेंगे और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, या ये माजी की तरह ही कुछ रैंडम एयर स्ट्राइक्स हैं जिससे वक्ती तौर पर आप अपने एनिमीज को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं, बट बाद में फिर वही टेररिज्म का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त कान एयरक्राफ्ट को लेकर एक डिस्कशन चल रही है कि क्या इसके जो नए 2 प्रोटोटाइप्स तुर्किया ने दिखाए हैं उनमें मुराद 600 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा हुआ है या नहीं। और ये डिस्कशन भी चल रही है कि जो इसमें रडार लगा हुआ है ये J-35 के रडार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने 4 बड़े अटैक्स पाकिस्तान में देखे पिछले 3 से 4 महीनों में। सबसे पहले तो हमने इस्लामाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट देखा कचहरी में, जिसमें मल्टीपल लोग शहीद हुए, जिनमें मोर देन 90% सिविलियंस थे। फिर इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हमने अटैक देखा जिसमें 50 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। देन उसके बाद हमने फरवरी 2026 में बाजोड़ में एक बहुत बड़ा कार बोर्न एक्सप्लोसिव डिवाइस के थ्रू अटैक देखा जिसमें 11 पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हुए और 5 से ज्यादा सिविलियंस शहीद हुए। इस अटैक के बाद 21 फरवरी को भी एक और अटैक होता है बन्नू में, जिसमें एक ऑपरेशन के दौरान टीटीपी टेररिस्ट एक पूरा मोटरसाइकिल जिसमें बारूदी मवाद उन्होंने रखे हुए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की व्हीकल से टकराते हैं और इस अटैक में एक लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत शहीद हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज इस वजह से एक अहम शख्सियत है बिकॉज उन लोकल एरियाज में लोकल ट्राइब्स के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी और इवन इनकी कमांड में जिस एरिया में भी ऑपरेशन हुआ तो लोकल ट्राइब्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और लोकल सोर्सेज और लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस ये सबसे बुनियादी चीज होती है जो किसी भी ऑपरेशनल एरिया में अगर आपको हासिल है तो वहां आपको कामयाबी मिलती है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज इस लिहाज से टीटीपी के लिए एक डरावना ख्वाब थे क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन लोकल ट्राइब से बहुत अच्छी थी। तो जहां लोकल ट्राइब सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरह सपोर्ट कर रहे थे तो टीटीपी उन एरियाज में खुलकर अटैक्स ही नहीं कर पा रही थी। और यहाँ भी ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें 5 टीटीपी के टेररिस्ट पहले ही मारे जा चुके थे और उसी डेस्परेशन में उन्होंने बारूदी मवाद से भरी हुई एक व्हीकल को सिक्योरिटी फोर्सेस की मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल के साथ टकरा दिया जिसमें ये 2 शहादतें हुई। अब ये बैक टू बैक 4 बड़े इंसिडेंट्स हैं, इनमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी सिविलियंस की शहादतें हो चुकी हैं। इनकी बैकिंग कहां से हो रही थी ये पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स और दूसरे सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया जाता रहा है कि अफगानिस्तान से इनको प्रॉपर बैक किया जा रहा था। इनमें से 3 अटैक्स वो थे जिनमें प्रॉपर अफगान शहरी मुलव्वस थे। इसके साथ साथ जो लोकल एलिमेंट्स थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर बात है इन्फिल्ट्रेशन हो या अफगानिस्तान से बारूदी मवाद या वेपन सिस्टम्स का आना, राइफल्स का आना अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके इंटरनल एलिमेंट्स ना मिले हों। जब आपके इंटरनली यहाँ से कुछ एलिमेंट्स मिले होते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। तो उन चीजों पर भी कुछ गिरफ्त टाइट की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की गई हैं 21 से 22 फरवरी के दरमियान रात को। इस पर जो ऑफिशियल वर्जन आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का वो ये है कि पाकिस्तान ने 7 पर्टिकुलर टारगेट्स को हिट किया है बर्मल डिस्ट्रिक्ट में जो कि पक्तिका में मौजूद है। फिर उसके बाद नंगरहार प्रोविंस में भी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं और ये 7 टारगेट्स टीटीपी और दाइश से बिलोंग करते हैं बिकॉज इस्लामाबाद की मस्जिद में जो अटैक हुआ था वो दाइश ने किया था, ISKP जिसे हम कहते हैं। तो इन दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में एलिमिनेट किया गया है। इनके हाई वैल्यू टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय किए जाने की इतलात हैं। एटलीस्ट टीटीपी का एक हाई रैंक कमांडर वो इन एयर स्ट्राइक्स में मारा गया है और जो टीटीपी की दूसरी कैजुअलिटीज हैं वो इसके अलावा हैं। यहाँ पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में दोबारा अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को ये अर्ज किया है कि उनके मुल्क में जो टीटीपी, दाइश और दूसरी इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए बिकॉज अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी और अटैक्स इसी तरह होते रहेंगे तो पाकिस्तान भी फिर अपने दिफा में मल्टीपल इकदाम उठाने का मजाज होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के होने के बाद अफगान तालिबान की तरफ से कुछ शहीद कुरान पाक की
खिलाफत को लेकर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक एक मदरसे पर हुई है और वहां कुरान पाक वगैरह को शहीद कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टीटीपी और इस तरह की दाइश जैसी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मदारस को अपनी बेस के तौर पर यूज करती हैं। ये केपीके में भी हमने देखा हुआ है, बलोचिस्तान में भी देखा है और अफगानिस्तान में भी। तो अगर किसी भी ऐसे कंपाउंड में टीटीपी या दाइश जैसे मिलिटेंट्स मौजूद होंगे तो जाहिर बात है वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। अब उसको ये नहीं कर सकते कि नहीं इसको छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज, ये जो कुरान पाक की वीडियो या पिक्चर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये सितंबर 2025 की है, पुरानी बेसिकली ये वीडियो है। और ये भी क्या हुआ था कि एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ था अफगानिस्तान में और इनकी आपसी जो लड़ाइयों की वजह से, इनके मुख्तलिफ जो धड़े होते हैं उनकी आपसी लड़ाई की वजह से ये ब्लास्ट हुआ था और तब ये सारा वाकया हुआ था और उसकी पुरानी वीडियोस को उठाकर अब ये पाकिस्तान के बारे में यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पॉइंट ये है कि क्या ये भी एक रैंडम एयर स्ट्राइक है? वक्ती तौर पर हम एक एयर स्ट्राइक करेंगे, उससे टीटीपी को नुकसान होगा, फिर टीटीपी अगले कुछ हफ्तों तक कोई बड़ा अटैक नहीं करेगी, वो अंडरग्राउंड जाएंगे, तैयारी करेंगे और दोबारा से फिर नए अटैक्स शुरू कर देंगे। तो अगर तो ये पैटर्न रहेगा तो इन एयर स्ट्राइक्स का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जब तक अफगान तालिबान अल्टीमेटली हामी नहीं भर देते कि वो अपनी साइड से क्लियरेंस ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान अपनी साइड से क्लियरेंस ऑपरेशन लॉन्च करे, तभी इसका फायदा है। अगर आप अफगानिस्तान के अंदर थ्रेट्स को एलिमिनेट करें लेकिन आपके अपने मुल्क में थ्रेट्स रहें या स्लीपर सेल्स रहें, वो भी नुकसानदेह है। अगर आप सिर्फ अपने मुल्क में आने वाली इन्फिल्ट्रेशंस या अफगानिस्तान से आने वाली चीजों को रोकते रहें, सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन पर रहें, तो उसके नताइज वही होंगे जो अभी भी हम देख रहे हैं कि आप डिफेंसिव पोजीशन में हैं, आप पर अटैक्स हो रहे हैं। हमने बाजोड़ का अटैक देखा, हमने बन्नू का अटैक देखा, तो उसमें कैजुअलिटीज होती रहेंगी। सो ये एक ड्यूल एज सोर्ड है या दो धारी तलवार है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान को यूएस, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तुर्की, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ताकि डिप्लोमेटिकली भी आप अफगान तालिबान को इंगेज करके रखें और कोशिश ये करें कि उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन में आप एक ऑपरेशन लॉन्च करें जिससे अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड रखते हुए आप उन्हें टीटीपी के खिलाफ यूज करें और आपका ज्यादा फोकस आपके इंटरनल मामलात पर हो, यानी कि आपकी इंटरनली जो लोकल एलिमेंट्स टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं प्लस टीटीपी किस तरह मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही है, ये वो तमाम चीजें। तो बहरहाल अभी इस पर जो भी डिटेल्स आएंगी हम उसके बारे में ही आपको आगाह रखेंगे। अगर हम आ जाएं अब दूसरे टॉपिक पर, दोस्तों हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर एक रिसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें कान एयरक्राफ्ट के जो न्यू प्रोटोटाइप्स हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर हमने बात की थी और वो बहुत कम्प्रीहेंसिव वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इसको लेकर डिस्कशन एक ये स्टार्ट हो चुकी है कि क्या कान एयरक्राफ्ट में रेडार को माउंट कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि इसका जो थर्ड प्रोटोटाइप है उसको हम यह वाज़ेह देख सकते हैं कि उस पर कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार अभी माउंटेड नहीं है। थर्ड प्रोटोटाइप में तो अभी इंजन भी नहीं लगा हुआ, ये जस्ट अभी असेंबल किया गया है। असेंबल होने के बाद इसमें ऑनबोर्ड एवियोनिक्स, फिर इंजन्स, फिर रेडार, इन तमाम चीजों को माउंट किया जाएगा जिसमें अभी कुछ महीने और लगेंगे, देन इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। लेकिन कान एयरक्राफ्ट के जो बाकी दो प्रोटोटाइप्स हैं यानी कि P0 और P1, P0 वो एयरक्राफ्ट है या वो प्रोटोटाइप है जिसने 2024 में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी और P1 अपग्रेडेड कान एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप है जिसमें इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी की गई हैं। क्या इसमें ऐसा रेडार माउंट किया गया है या नहीं, ये अभी अनकंफर्म है। जनरली दो किस्म के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार तुर्की बना रहा है। पहला है मुराद 100A जो कि अकंजी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम में और टर्किश F-16 में लगाया जाएगा और कुछ यूनिट्स में ऑलरेडी लगाया जा चुका है। इसके टेस्ट भी कंडक्ट किए गए हैं और मैक्सिमम स्कैनिंग रेंज ये तकरीबन 296 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है, जबकि इंगेजमेंट रेंज इसकी 150 किलोमीटर के अराउंड है। स्कैनिंग रेंज भी वेरी करती है, एयर टू एयर मोड में डिफरेंट होती है और एयर टू ग्राउंड मोड में डिफरेंट होती है। फिर इसके बाद मुराद 600A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार को डेवलप किया जा रहा है जो स्पेसिफिकली मुराद 100 से साइज में बड़ा होगा, TR मॉड्यूल्स ज्यादा होंगे। इसकी स्कैनिंग रेंज क्लेम की जा रही है कि डबल होगी मुराद 100 से और स्पेसिफिकली इसे बनाया जा रहा है कान एयरक्राफ्ट के लिए और ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रेडार होगा। लेकिन फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के पास कान एयरक्राफ्ट आते हैं तो क्या मुराद 600A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार J-35 के रेडार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज J-35 के इनिशियल वेरिएंट्स में GF-17 ब्लॉक 3 वाला KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार माउंट किया गया था जिसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर है एयर टू एयर मोड में।
लेकिन इसके जो प्रॉपर वेरिएंट्स आ रहे हैं जो चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स में सर्विस में हैं, उनमें एक इम्प्रूव्ड KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार इंटीग्रेटेड है, जबकि जो JF-17 में KLJ-7A का वेरिएंट है वो डिफरेंट है। तो जो J-35 में वेरिएंट यूज हो रहा है ये भी ऑब्वियसली मोर देन 250 to 300 किलोमीटर की मैक्सिमम स्कैनिंग रेंज प्रोवाइड करेगा। कुछ ओसेंट सोर्सेज के मुताबिक ये डाटा है, क्योंकि ऑफिशियली चाइना इन चीजों को रिवील नहीं करता। बाकी मुराद 600 हो या इवन J-35 का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार, इनकी निटी-ग्रिटी डिटेल्स जाहिर बात है उस तरह पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट ये दोनों मल्टी मोड रेडार्स हैं। एयर टू एयर सर्च में, फिर फायर कंट्रोल एंड BVR गाइडेंस, एयर टू ग्राउंड इमेजिंग, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मैयर, ये वो डिफरेंट मोड्स हैं रेडार के जिनमें ये रेडार ऑपरेट किए जा सकते हैं। मल्टी मोड रेडार्स बेसिकली होते हैं जितने भी नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स हैं। लेकिन मेरा जाती ओपिनियन ये है कि कान एयरक्राफ्ट चूंकि साइज में J-35 से बड़ा है, अभी इसका इंजन अंडर पावर्ड है, बट फ्यूचर में अगर इसमें टर्किश इंजन लगता है या पाकिस्तानी वेरिएंट में चाइनीज इंजन लगता है तो पॉसिबल है कि इसके रेडार को ज्यादा इनपुट मिलेगी, जिसकी वजह से हमें इसका मैक्सिमम पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। एंड इसकी नोज कोन चूंकि J-35 से अच्छी खासी बड़ी है तो एक बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार ये हाउस कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली J-35 के नोज कोन रेडार से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है अपने रॉ पैरामीटर्स की वजह से। बट अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो चाइनीज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार वुड बी मच बेटर देन द टर्किश एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, बिकॉज चाइना बहुत लंबे अरसे से ISR रेडार्स को डेवलप कर रहा है। चाइनीज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार इवन बैटल टेस्टेड है, हम इनकी परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। तो तुर्किया के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स हैं, खासतौर पर मुराद 100 की अगर बात की जाए तो अकंजे पर इन्हें टेस्ट जरूर किया गया है, बट प्रॉपर कॉम्बैट में उस तरह अभी इन्हें यूज नहीं किया गया। तो इनकी वहां क्या परफॉर्मेंस रहेगी, बिकॉज जंग में जैमिंग इन्वायरमेंट होता है, जबकि टेस्ट में आप नॉर्मली अपने वेपन सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं आइडियल कंडीशंस में। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।